खुरम साहब, सूरत हाल पहले से बिगड़ गई है और मुझे लगता है कि इस दफ़ा ज़्यादा गलत समत में हम दुनिया जो है ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे निकलने का ज़्यादा ख़तरा पैदा हो गया। क्योंकि जब आप बंद गली में आए ना तो कोई एक रॉन्ग स्टेप आपको डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाता है और मुझे लगता है कि वो रॉन्ग स्टेप इस वक्त ज़्यादा ख़तरा है उसका एज़ कम्पेयर टू 2 वीक्स एगो। खुरम साहब। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन देखिए ना, अब ये भी साथ खबर है कि अमेरिकी फोर्सेस ने कुछ 70 कमर्शियल शिप जो है वो आबनाए हुर्मुज से गुजारे हैं पिछले 3 हफ्ते में। ये उनका दावा है। तो दोनों साइडें जो हैं वो अगरचे हम उसे कह सकती हैं कि एक स्ट्रेटेजिक एग्जॉस्शन का शिकार हो गए हैं। लेकिन दोनों अपने अपने अंदरूनी जो खलफशार है, अमेरिका के अंदर अपना एक खलफशार है, ईरान के अंदर अपना खलफशार है, उसकी वजह से वो फैसला नहीं हो रहा जिसकी असल में जो ख्वाहिश थी और जिसके बारे में हमने डिस्कशन भी किया आपके शो पे पहले, कि जो मुआशी मामला है उसकी तरफ पहले पेशरफ्त कर ली जाए, जो यानी आबना हुर्मुज का खोलना और खुला रहना, और उसके जो बराबर फिर ईरान के ऊपर कुछ जो उसकी मुआशी पाबंदियां हैं उनमें नरमी आना। ये जो डील थी ये टेबल पर थी और इस पर बहुत गुफ्तगू हुई। लेकिन अब अगर अमेरिका ने भी अब इस पे जो है वो कहते हैं ना मैक्सिमल अपनी एफर्ट कोशिश कर रहे हैं, बार बार न्यूक्लियर मटेरियल्स का जिक्र करते हैं। ईरान के अंदर भी ये इशू है, ये मैक्सिमल डिमांड है कि वो ये समझते हैं कि लबनान को शामिल किए बगैर, अगर देखिए वो मुआशी डील अगर हो जाती, आज से 2 हफ्ते पहले भी मुमकिन था, उससे पहले भी पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की थी जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहली दफा तेहरान तशरीफ ले गए थे। उस वक्त भी ये कोशिश की थी कि एक इकोनॉमिक बेस को बना के आगे बढ़ा जाए। लेकिन जब मैक्सिमल डिमांड्स आती हैं तो फिर वही हो रहा है जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि ताखीर हो रही है और ऑयल मार्केट्स जो हैं वो बढ़ रही हैं। जिस रिपोर्ट का आपने जिक्र किया, अगरचे वो कोई एक नीम सरकारी सी एजेंसी है ईरान की, तस्नीम के नाम से, उन्होंने अब कह दिया कि जी ईरान ने जो है वो पीस टॉक सस्पेंड कर दिए हैं। अब अमेरिका अपनी तरफ से ये कह रहा है कि जी हमारे ऊपर तो जो है कुवैत में फिर जो है उनके ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं। और तो ये मामला जो है वो इस वक्त दोनों ममालिक की जो क़यादत है उसके अंदर, अब जब क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है, वो वाज़ेह नहीं है कि उन्होंने आगे आगे कैसे बढ़ना है। अमेरिका के ऊपर इसराइल का प्रेशर है, अगर हम सब ये समझ सकें, ईरान के ऊपर लबनान का प्रेशर है या हिजबुल्ला का प्रेशर है। तो अगर उस प्रेशर को जो जो बैरूनी है उनके असल मामले से, अगर उसको लेकर इस वक्त दोनों जो फ्री कैन है वो अब एक समझें कि डेडलॉक का शिकार हो गए। और नुकसान तो ऑफ कोर्स पूरी दुनिया का हो रहा है, क्योंकि मलिक साहब, ये जो मामला है कि सिर्फ ऑयल का इशू तो नहीं है, ऑयल के अलावा भी नॉन एनर्जी एक्सपोर्ट्स हैं पूरी दुनिया में। अब एक तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ है कि पूरी दुनिया जो है अब उसके मुतबादल ढूंढ रही है कि अगर हमें सल्फर यहाँ से नहीं मिलेगा तो हम कहाँ से लेंगे, हीलियम यहाँ से नहीं मिलेगा तो हम कहाँ से लेंगे, खाद यहाँ से नहीं मिले। तो एक तो मशरक़ वस्ता का की जो सेंट्रलिटी थी दुनिया में उसमें कमी आ रही है, और जितना लेट हो रहा है तो जो अरब ममालिक की जो इस वक्त इकोनॉमीज जो गल्फ के ऊपर है वो जो सब मफलूज हैं, उनको भी अब वाजे है कि रिस्टोर होने में बड़े साल लगेंगे। तो पाकिस्तान का जो रोल है वो दुरुस्त। अभी भी बहुत अहम और मुसल्लमा है। और पाकिस्तान को मेरी तवक्को है कि आने वाले चंद दिनों में ये एक और सीरियस एफर्ट होगी, क्योंकि इस तरह का जो डेडलॉक है वो किसी के फायदे में भी नहीं है, और नुकसान ना सिर्फ दोनों फ्री कैन का हो रहा बल्कि पूरी दुनिया का हो रहा है। सही, बजट सर के ऊपर है और पाकिस्तान एक ऐसे शिकस्त खोरदा, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, इकनॉमिक सिस्टम के ऊपर खड़ा है कि जिसके लिए आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं है। ग्रोथ 2-2.5% है पिछले 3 सालों की, और उतनी ही हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। हुकूमत रिफ़ॉर्म नाम की कोई चीज़ जानती नहीं है। जो रिफ़ॉर्म का जिक्र आता है कि आपका सर्कुलर डेट बहुत बढ़ गया तो कहते हैं बिजली का रेट और बढ़ा दो। वो कहते हैं टैक्स में शॉर्टेज आ गई है, तो पहले टैक्स रेट बढ़ा रहे थे, 40% सैलरी से कटता है और 50-60% बिजनेसेस से कटता है। वो अब उसका दूसरा रास्ता उन्होंने ये ढूंढ लिया है कि इधर से नहीं पूरा हो रहा तो पेट्रोलियम लेवी में मुसलसल इजाफा करते जाओ। दुनिया में कीमतें चढ़ रही हैं, हम साथ लेवी भी लगा रहे हैं और वो भी बढ़ा रहे हैं। तो कौन सी ऐसी दुनिया की साइंस है, कौन सा ऐसा इकनॉमिक मॉडल है जिसमें टैक्स रेट आपका हाईएस्ट हो, आपकी बिजली की कीमतें हाईएस्ट हो
और आप साथ दावा कर रहे हो कि आपकी ग्रोथ होगी। कोई तरीका है ही नहीं। एफडीआईज नाम की चीज़ पाकिस्तान में कई सालों से वैसे ही देखने में नज़र नहीं आती। G2G कुछ आपके चाइना के साथ CPEC के नीचे पैसा आ गया हुआ है, अदरवाइज़ आपकी एफडीआई भी नहीं आती। तो कौन सा रास्ता है पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर डालने का, इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ और जॉब्स पैदा करने का? 11.7% इन्फ्लेशन है। अब स्टेट बैंक जो है एक दफ़ा पॉलिसी रेट पहले बढ़ा चुका है, और अगर यही सूरत हाल रही तो वो दोबारा बढ़ा देगा। तो आप पट्ठा बिठा दें, पूरा इकॉनमी आगे नहीं चलेगी इस तरीके से। तो खुरम साहब, कोई तरीकाकार बजट के अंदर हमें इस पर भी नजर के 25 करोड़ लोग यहाँ जिंदा हैं, उनको जिंदा रखना है कि नहीं रखना, कैसे आगे बढ़ाना है? ये बहुत बड़ा चैलेंज है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी पूरी मौशी टीम के लिए, लेकिन साथ बड़ा जरूरी है कहना कि सिर्फ उनके लिए नहीं है, 4 जो सूबों के वज़राए आला हैं उनके लिए भी उतना ही बड़ा चैलेंज है। उनके ऊपर भी उतनी ही, चले अगर ज्यादा नहीं तो उतनी ही जिम्मेदारी जरूर है कि वो अपने सूबों में मालियाती मामलात को देखते हैं और चलाते हैं। उसका भी उतना ही असर है पाकिस्तान के अवाम की वेलबींग पे। तो शहबाज शरीफ साहब के सामने चूंकि उनका परव्यू है, एनर्जी उनका परव्यू है, रेगुलेशन पूरे मुल्क की जो इकोनॉमिक है उनका परव्यू है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑफ, तो ये अब जो बजट 4 दिन के बाद जिसका इंदिया दिया गया है कि वो आएगा, इसमें मेरी तो तवक्को ये है कि वो जो अफसरशाही का जो सुर्ख फीते में बंधा हुआ इकोनॉमिक पॉलिसी पैकेज हम दहाइयों से इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर आखिर उस सुर्ख फीते को काट कर ग्रोथ के बारे में सोचेंगे। क्योंकि मलिक साहब बिल आखिर किसी भी हुकूमत की और सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, का जो फाइनल जो इम्तिहान है मुआशी पॉलिसी में, वो ये है कि उसकी तमाम जो मुआशी पॉलिसी है, उसमें टैक्स पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी है, उसमें फेडरेशन की पॉलिसी है, एनर्जी है, वो क्या मुझे और आपको और इस मुल्क के जो सरमायाकार हैं दूसरे, उनको ये तरगीब देते हैं कि हम नई इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि उसके बगैर तो ना नया रोजगार पैदा होगा और नया जो है नई जो ग्रोथ जिसे हम कहते हैं, और हमें चाहिए सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए, सिर्फ एक मुआशत के हिस्से में चाहिए। तो उसमें सोचना ये पड़ेगा कि क्या हमारी उसमें रुकावटें क्या है। उसमें बड़ा वाज़ेह है कि टैक्सेशन की जो इस वक्त बहुत ही, जो मैं कहता हूँ एक्सट्रैक्टिव नेचर की पॉलिसी है वो शामिल है, और दूसरा जो है उसमें पाकिस्तान की जो एनर्जी का जो मैकेनिज्म है जिसमें प्राइसेस कभी जो है हमें स्टेबिलिटी की तरफ नहीं आती। ये 2 चैलेंजेस हैं, टैक्सेशन और एनर्जी। अगर इसको वो टैकल करेंगे जैसे मेरी तवक्को है 5 तारीख वाले बजट में, तो मुल्क आगे बढ़ेगा, वरना हम इसी स्टैग्नेशन का शिकार रहेंगे। खुरम साहब, बहुत संजीदा मामला है। मतलब आपकी देखें, आपने टैक्स का इशू और एनर्जी का इशू एक बड़ा चैलेंज बताया। आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस एक बड़ा इशू बनता है। अब तेल की कीमतें अगर $100 को अब रखें और ये 6 महीने साल नीचे नहीं आनी है कीमतें, मुझे पाकिस्तान की डायरेक्शन ही समझ नहीं आई अभी तक, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमारे एनर्जी मिनिस्टर को आपने अवार्ड भी दिया, पता नहीं कोई तमगा दिया उन्हें या सितारा दिया। सोलर हमारा इस वक्त फोकस होना चाहिए था। हम हर बंदे को कहते सोलर लगाओ, हर फैक्ट्री को कहते सोलर लगाओ। आपने इसी पीक क्राइसिस के अंदर पूरी कोशिश की है कि सोलर से दुनिया हट जाए, कहीं दूर चली जाए, सोलर को ही छोड़ दे। और हमें चाहिए इम्पोर्टेड फ्यूल से छुटकारा, और उसके ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज के ऊपर लोग कन्वर्ट हो जाए जो अपने पैसे से जा रहे थे। हमने उसको भी रोकने की, रुकावट डालने की पूरी कोशिश की है। हमारी कुछ तो राह दुरुस्त होनी चाहिए खुरम साहब। जी, इकोनॉमिक पॉलिसी अभी तक तो ये बात वाज़ेह है कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ IMF को सेटिस्फाई करने के लिए हम बना रहे हैं। और आर्ग्यूमेंट जो मैं भी सुन चुका हूँ, मैं IMF से नेगोशिएट भी कर चुका हूँ 2022-23 में, वो यही है कि जी पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो इतनी इस वक्त दिगरगू है कि हमें ये कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। लेकिन ये जो इजी सोल्यूशन है IMF को सेटिस्फाई कर देना, टैरिफ रेज करके, GST रेज करके, ये तो बहुत सालों से आजमा रहे हैं ना। तो ये जो आई थिंक फिर मैं कहूंगा कि शहबाज शरीफ साहब के लिए बड़े एक सीरियस चैलेंज है कि ये सारे जो आसान हल हैं कि लेवी बढ़ा दो, टैरिफ बढ़ा दो, ये अब अपने एक मंतकी हद तक पहुंच चुके हैं। और पाकिस्तान के अवाम भी, हम सब जो है, अगर हमें आगे बढ़ना है तो ये जिसे कहते हैं ना, ये मेना उनको ही उठाना पड़ेगा, वजीर आजम को, कि वो इस पे
चाहे आईएमएफ से रीनिगोशिएट करें, आईएमएफ को ये समझाएं, चाहे वो इस पे भी कहें, मैं इस हद तक जाने के लिए तैयार हूं कि अगर पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चर के लिए अगर आप 1 साल टीएसडीपी सिफर भी कर दें, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन इशू ये है कि ऐसी रिस्ट्रक्चरिंग करनी है जिससे पाकिस्तान में दोबारा से इन्वेस्टमेंट शुरू हो, दोबारा से रोजगार पैदा होना शुरू हो। उसके लिए यही देखना है कि इकोनॉमिक पॉलिसी खास तौर पे हुकूमत में जब आपने बनानी है तो ये टोटल ट्रेड ऑफ है मलिक साहब कि आपने अगर यहां से फायदा लेना है तो कहीं से आपको नुकसान भी उठाना पड़ेगा। लेकिन अब जो ट्रेड ऑफ का बैलेंस है वो यही है कि पाकिस्तान की जो स्टैग्नेशन है जिसमें हमारी ग्रोथ कम हो गई है और उसकी वजह से नया नया रोज जो आई थिंक बुनियादी क्राइसिस है, नया रोजगार पैदा नहीं हो रहा। देखिए कीमतें तो अब एक उस जिस लेवल पर आ गई हैं उसमें आप देखिए कि सब्जी और जो फ्रूट है उसकी कीमतों में कमी भी सर आई है। नया ये नहीं कि रोजगार चीज खुरम साहब क्या पैदा होना है, जो मौजूदा रोजगार की परसेंटेज है उसको काफ़ी मुश्किल काम है।